अरे बच्चों कैसे हो। चलो लास्ट डिस्कशन अपना जो था वो डिस्कशन में मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी the ratio of electric field vector and magnetic field vector is nothing but what speed of light। तो ये डिस्कशन में मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इफेक्ट निग्लिजिबल है और इसीलिए मैक्सवेल ने बोला कि इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो लाइट में दो वेक्टर्स थे, बराबर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दूसरा उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मगर अब इसके बाद के डिस्कशन में अपन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है ना बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को अपन डिस्कस तो नहीं करेंगे, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक होता है ऐसा नहीं है। There are infinite number of electric field vectors which vibrates in all possible directions. Such a type of light is known as unpolarized light। अपन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के स्पेलिंग में बच्चों यस के जगह पे आप जेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। there are number of electric field vectors in an unpolarized light। यानी ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अलग अलग डिरेक्शंस में यानी ऑल पॉसिबल डिरेक्शंस में वाइब्रेट होते हैं, उसे बोलना अनपोलराइज्ड लाइट। मगर अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अपने को अच्छे से समझ में आना, इसीलिए अपने को इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कंसीडर नहीं करना है। तो अपने को दो ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कंसीडर करना है। एक जो बताया गया एरो से, विच इज इन द प्लेन ऑफ, आप बोलोगे पेपर, या तो यहां मैं बोलूंगा इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। एंड सेकेंड is perpendicular to the plane of paper, यानी perpendicular to the plane of board। बच्चों perpendicular वाला ऐसा डॉट से बताया और प्लेन में जो है वो एरो से बताया। अब अपने को ध्यान में रखना है दो वेक्टर्स कैसे है, ये ऐसे, एक एरो वाला दूसरा डॉट वाला। ऐसा लाइट क्या कहलाएगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट। अब जब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करना है, यानी क्या करना है, पोलराइजेशन का डेफिनेशन बच्चों बहुत आसान। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट, whenever light is restricted to vibrate in only one plane, the light when vibrates in only one plane, in only one direction, light का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे लाइट को बोलना पोलराइज्ड लाइट और फिनोमिनॉन को बोलना पोलराइजेशन। The phenomenon in which light is restricted to vibrate in only one direction or in only one plane is known as what? Polarization। अब पोलराइजेशन का कंसेप्ट समझने के लिए आसान तरीका बच्चों, स्लिट। स्लिट किसे बोलते हैं, समझो ये बोर्ड है और बोर्ड का थोड़ा सा पार्ट ऐसा अपन ने काट दिया तो इसे क्या बोलना, स्लिट। ऐसे दो स्लिट रखे एक दूसरे को पैरेलल, ऐसे दो स्लिट रखे एक दूसरे को पैरेलल, और उधर अपन ने एक डोरी टाई किया सामने वाले दीवार पे, बांध दी, क्या बांध दिए, डोरी, और वो डोरी को पास किया स्लिट में से। क्या में से पास किया, स्लिट में से। अब
ये ऐसा स्लिट है और ये डोरी है, डोरी का साइज और स्लिट का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो ये डोरी को अपन इधर से हिलाए, डोरी पहले स्लिट के पहले कैसे भी हिलाओ हिलेगा, ठीक है ना बच्चों। मगर स्लिट के आगे पास अगर डोरी होना है तो डोरी को कैसे वाइब्रेट करना पड़ेगा, पैरेलल टू द स्लिट, ऐसे पैरेलल टू द स्लिट। तो आगे वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा, कौन सा डायरेक्शन, पैरेलल टू द स्लिट। तो आगे जो वेव है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा बच्चों, विच इज पैरेलल टू द स्लिट। अब इसे अपन बोलेंगे पोलराइजेशन, ठीक है। अब लाइट का पोलराइजेशन अगर करना है तो अपने को यूज करने पड़ते हैं क्रिस्टल्स, कैल्साइट क्रिस्टल या तो टर्म लाइन क्रिस्टल। कौन सा, टर्म लाइन क्रिस्टल, ध्यान में रखना, ठीक है ना बच्चों। उसे एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस को बोलना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, या तो कुछ लोग ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं। ऑप्टिक अपने टॉपिक का, अपने यूनिट का नाम ही है ऑप्टिक्स यानी लाइट, ठीक है ना। अब इस पे एक सोर्स लिया, सोर्स से लाइट इंसिडेंट किया, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा ना बच्चों वो कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसमें पहले ही बता चुका मैं आपको, दो ही वेक्टर अपने को कंसीडर करना है, एक इन द प्लेन ऑफ पेपर, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद सोचो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये पहले क्रिस्टल में से पास होगा। यस करेक्ट, पैरेलल टू द एक्सिस वाला, यानी इन द प्लेन ऑफ पेपर। फिर आगे अपन आए, यानी पहले क्रिस्टल के बाद अगर देखा तो जो लाइट है इसे क्या बोलोगे, पोलराइज्ड लाइट, या तो बोलना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है बच्चों। अब ये लाइट दूसरे क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा, दूसरे क्रिस्टल का एक्सिस भी पहले क्रिस्टल के एक्सिस को पैरेलल है, तो दूसरे क्रिस्टल में से भी आगे अपने को लाइट मिलेगा, और जो लाइट मिलेगा उसका इंटेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली देखा तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos square theta. Theta is what? Theta is the angle between axes of the two crystals. ठीक है ना बच्चों। अब दूसरे क्रिस्टल के बाद अपने को जो लाइट मिलता है उसका इंटेंसिटी ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी के हाफ रहेगा। अब अगर अपन ने समझो दूसरे क्रिस्टल को बच्चों धीरे धीरे रोटेट किया तो क्या होगा, दूसरे क्रिस्टल के बाद जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एंड व्हेनेवर द एक्सिस ऑफ सेकेंड क्रिस्टल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ फर्स्ट क्रिस्टल, तो दूसरे क्रिस्टल के बाद लाइट नहीं मिलेगा, नो लाइट बियॉन्ड द सेकेंड क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर वाला एरो वाला, अब इसको सेकेंड क्रिस्टल का एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर। जैसे कि ये डोरी को अपन ने ऐसे हिलाया तो मैंने क्या बोला था आपको कि इसके बाद डोरी के वाइब्रेशंस यानी मोशन पास नहीं होगा। सिमिलर मैनर सेकेंड क्रिस्टल के बाद लाइट नहीं मिलेगा। अब सोचो
एक रोटेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना अच्छे से, एक रोटेशन जब सेकेंड क्रिस्टल का अपन करेंगे तो कितनी बार लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगा और कितनी बार लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम यानी 0 बनेगा? दो बार, बराबर है। अब इसको अपन ने रोटेट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे अपन रोटेट करेंगे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, इट बिकम्स 0। अगेन रोटेट करेंगे, इंक्रीजिंग 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 बिकम्स मैक्सिमम। ये आधा रोटेशन हुआ। पूरे रोटेशन में 2 बार इंटेंसिटी 0 यानी मिनिमम बनता है और 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम बनता है। ठीक है ना बच्चों? अब पोलराइजेशन के कंसेप्ट पे डिपेंड एक कंसेप्ट है पोलरॉइड, ये भी अपने को डिस्कस करना है। फिर अपने को डिस्कस करना है ब्रेवस्टर्स लॉ। ठीक है ना बच्चों? हाँ तो बच्चों अपने को डिस्कस करना है ब्रेवस्टर्स लॉ। उसके पहले 2 सिंपल डेफिनेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो प्लेन में लाइट यानी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट होता है, दैट प्लेन इज नोन एज व्हाट? दैट प्लेन इज नोन एज व्हाट? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को जो परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा उसे बोलना प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सिंपल डेफिनेशन से। ठीक है? अब ब्रेवस्टर्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इंसिडेंट हुआ सरफेस के ऊपर, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ। इसे कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय व्हाट? रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो पार्शियली पोलराइज्ड है, और जब वो कंप्लीटली पोलराइज्ड बनता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है पोलराइजिंग एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। कौन सा? रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड से कोई लेना देना नहीं है। चलो, तो ये एंगल पोलराइजिंग एंगल, इसे अपन थीटा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में सिर्फ पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स में आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन ने आई पी से रिप्रेजेंट किया, और अपने को मालूम है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ब्रेवस्टर ने बताया पोलराइजिंग एंगल फॉर्म अगर हुआ तो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? ये सेकेंड मीडियम। लाइट आया पहले मीडियम में से, तो tan आई पी इज इक्वल टू व्हाट? म्यू। ये प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक सिंपल बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। और जब पोलराइजिंग एंगल फॉर्म होता है तो और एक कंडीशन ध्यान में रखना बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों के बीच में एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री का। तो चलो कम टू द पॉइंट, थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं। ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? 180। इसमें 3 एंगल आ गए। एक आ गया आईपी, इसे अपन आरपी बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द पोलराइजिंग एंगल, इसीलिए आरपी बोला। ठीक है? आईपी, आरपी और ये बीच वाला 90, ये तीनों मिला के कितना होगा? 180। यानी आईपी प्लस आरपी इज इक्वल टू कितना आ गया? 90। यानी आरपी इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस आईपी। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे सिर्फ आई को आईपी बोले, आर को आरपी बोले। ठीक है ना बच्चों? आरपी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस आईपी यहाँ पे अगर रखे तो अपने को फॉर्मूला मिल गया
साइन आई पी अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस आई पी। और अपने को मालूम है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों? कॉस थीटा। तो वैसे साइन 90, ये जो अपन ने लिखा डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस आई पी, इसे अपन क्या लिखेंगे? कॉस आई पी। और ये तो बेसिक फार्मूला है, साइन अपॉन कॉस इज व्हाट? टैन। तो हो गया प्रूव। दिस इज व्हाट? ब्रेवस्टर्स लॉ। क्या है बच्चों ये? ब्रेवस्टर्स लॉ। ठीक है ना बच्चों? तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन स्टडी किया, जिसे अपन ने बोले ब्रेवस्टर्स लॉ। तो बच्चों अब अपने को डिस्कस करना है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। छोटा सा कंसेप्ट है और अच्छे से ध्यान रखना। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताते बच्चों अपन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक बताया एरो से, दूसरा बताया डॉट से। और जब ये लाइट इंसिडेंट हुआ क्रिस्टल के ऊपर ना, तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, यानी लाइट स्प्लिट अप इनटू टू रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो इट इज नोन एज व्हाट? पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जो दो रेज मिलते हैं, दोनों पोलराइज्ड है बच्चों। एक में है एरो वाला वेक्टर, दूसरे में है डॉट वाला वेक्टर। एक रे को बोलना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, दूसरे रे को बोलना ऑर्डिनरी रे। अब क्या फर्क है ये दोनों में? तो अपने को मालूम है बच्चों, ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी यानी जिसे अपन मराठी में बोलते बच्चों सर्वसामान्य। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब जो कुछ तो एक्स्ट्रा है, यानी समझो अपन रास्ते से जा रहे, बाकी लोगों के जैसा अगर अपन सीधा चलते जाते हैं तो अपने को क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी। मगर अपन रास्ते में जा रहे, भागते हुए जा रहे, नाचते हुए जा रहे, तो इसे क्या कहा जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझे ना? तो ऑर्डिनरी जो है ये लॉ ओबे करता है रिफ्रैक्शन के, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे लॉ ओबे नहीं करता है। अब कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डिनरी रे को एब्जॉर्ब करते हैं और सिर्फ पास होने देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को। ऐसे क्रिस्टल को कहा जाता है डायक्रोइक क्रिस्टल, और ये फिनोमिनॉन को कहा जाता है डायक्रोइज्म। डायक्रोइज्म ये फिनोमिनॉन यूज होता है बच्चों कहां? पोलरॉइड्स में। पोलरॉइड की जो यूजेस है ना बच्चों, एरोप्लेन के विंडो में, सनग्लासेस में, तो ये यूजेस एक बार पढ़ लेना। ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अब अपन आते हैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट अपन दो जगह पे पढ़ते हैं, एक साउंड में, दूसरा लाइट में। दोनों में फॉर्मूला अलग अलग है, इफेक्ट का स्टेटमेंट सेम है। डॉपलर्स इफेक्ट क्या बोलता है? व्हेनेवर सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अब सोर्स साउंड में बोलना साउंड का सोर्स, लाइट में बोलना लाइट का सोर्स। व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन source of light and an observer, then there is apparent change in frequency. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, मगर जो ऑब्जर्व करेंगे अपन वो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा? चेंज हो रहा।
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होता है, और फ्रीक्वेंसी कम होता है तो वेवलेंथ बढ़ता है। अब इसमें ये फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जर्व करो, इसका कोई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूज नहीं होने वाला, मगर ये दो फॉर्मूलीज इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यू डैश इज व्हाट अपरेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू इज व्हाट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वी आर इज व्हाट radial component of the velocity, and c is what speed of light, c is what speed of light, जो कि अपने को मालूम है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में यूज होता है, ये ऊपर वाला भी होगा, मगर मैक्सिमम एमसीक्यूज इस पे डिपेंड रहते हैं, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब डॉपलर इफेक्ट में दो बातें ध्यान में रखना आपको, और रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। व्हेनेवर विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है इसका मिडल वेवलेंथ अगर रेड कलर की तरफ शिफ्ट हुआ यानी अपरेंट चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो वेवलेंथ में चेंज होगा, बराबर है बच्चों, तो उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट। और अगर ये वायलेट की तरफ यानी ब्लू की तरफ जाता है यानी वेवलेंथ बढ़ गया तो रेड शिफ्ट बोलना, वेवलेंथ कम हुआ कौन सा अपरेंट वेवलेंथ बच्चों, तो उसे ब्लू शिफ्ट बोलना, ठीक है ना। अब डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है टू फाइंड द स्पीड ऑफ सन, कोई भी प्लैनेट का स्पीड फाइंड करना है तो डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट का यूज करके सन का रोटेशनल स्पीड फाइंड किया गया, और वो कितना है 2 है कि नहीं है, वेरी गुड। डॉपलर इफेक्ट का यूज बच्चों प्लाज्मा टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी किया जाता है। ये दो यूजेस ध्यान में रखना, ठीक है ना बच्चों। तो अगले लेक्चर में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके।